नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और पिछली क्लास में अपनों ने एक एकांकी कंप्लीट किया। कौन सा? अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या। तो जाहिर सी बात है आज अपन एक नए एकांकीकार का परिचय पढ़ने वाले हैं। तो कौन से परिचय पढ़ेंगे अपन, या कौन से एकांकीकार को आज अपन पढ़ने जा रहे हैं? तो देखिए, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं लक्ष्मी नारायण लाल को। लक्ष्मी नारायण लाल एक प्रमुख एकांकीकार माने जाते हैं। उनका परिचय अपन पढ़ने जा रहे हैं। इनके बारे में आपको मैं पहले ही बता देती हूं कि इनका योगदान ही नाटकों के क्षेत्र में ज्यादा था। और नाटक और एकांकी तो दोनों पास पास की विधाएं हैं। तो यहां पर भी अपन यही कहेंगे कि ये है वो प्रमुख रूप से नाटककार भी थे, साथ साथ ये एकांकीकार भी थे। नाटककार जो होता है वो एकांकियां लिखता है, क्योंकि उसी प्रकार से जैसे उपन्यास और कहानियां आपस में जुड़ी हुई होती है, उसी प्रकार से नाटक और एकांकियां आपस में कुछ तत्वों में एक समान होती है। और यहाँ पर एक चीज और बता देती हूं मैं। देखिए, ये एक ऐसे लेखक है जिनका साहित्य क्षेत्र विविधता लिए हुए है। इन्होंने नाटक और एकांकियों के बारे में ही नहीं लिखा, नाटक और एकांकी ही नहीं लिखे, इन्होंने उपन्यास भी लिखे थे और उपन्यास भी इनके महत्वपूर्ण थे। तो इसलिए इन्हें एक उपन्यासकार के रूप में भी जाना जाता है। उपन्यास लिखे तो जाहिर सी बात है कहानियां भी लिखी होंगी, तो कहानीकार के रूप में भी जाना जाता है। यही नहीं, एक समीक्षक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने उत्कृष्ट लेखक ये हो सकते हैं। परंतु प्रसिद्धि की यदि बात करें तो इनकी प्रसिद्धि किस रूप में मानी जाती है? एक नाटककार के रूप में इनकी प्रसिद्धि मानी जाती है। नाटक लिखते ही नहीं थे, नाट्य निर्देशक भी थे। नाट्य निर्देशक यानी निर्देशन भी करते थे, साथ साथ स्वयं भी अभिनेता थे। स्वयं नाटकों का मंचन करवाते थे जगह जगह जाकर, और नाटकों का मंचन करवाते थे तो वहां पर स्वयं अभिनय भी करते थे। तो ये अभिनेता और निर्देशक दोनों थे। यहां तक कि इन्होंने नाटकों के लिए तो 2 संस्थाएं तक स्थापित कर दी थी। एक तो नाट्य मंच नाम से कहां पर की थी? इलाहाबाद में एक संस्था की स्थापना की। और साथ साथ इन्होंने संवाद नाम से भी एक संस्था की स्थापना की थी, और वो कहाँ की थी? दिल्ली में की थी। अब कहाँ इलाहाबाद, कहाँ दिल्ली? तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये पहले इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश में ही रहते थे। इनकी जन्म स्थली उत्तर प्रदेश मानी जाती है, परंतु जीवन का अंतिम समय इन्होंने दिल्ली में बिताया था। तो ज्यादातर जो इनका कार्य रहा वो दिल्ली में भी माना जाता है। तो यहाँ पर अपनों ने कितनी चीजें पढ़ी कि देखिए, लक्ष्मी नारायण लाल का परिचय अपन अनेक रूपों में कर सकते हैं। कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार, एकांकीकार, समीक्षक के रूप में अपन इनको जानते हैं। परंतु इनकी प्रसिद्धि नाटकों के रूप में थी। तो जाहिर सी बात है नाटकों का इनको बहुत अच्छा ज्ञान था। तो नाटक लिखते ही नहीं थे, इनके निर्देशक और अभिनेता भी थे। साथ साथ इन्होंने नाटक से संबंधित 2 संस्थाओं की भी स्थापना कर दी थी। नाट्य मंच इलाहाबाद में स्थापित किया था और संवाद दिल्ली में संस्था की स्थापना की थी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बात करते हैं इनके जीवन के संबंध में कुछ व्यक्तिगत बातों की। तो यहाँ पर अपन लक्ष्मी नारायण लाल को पढ़ने वाले हैं। और लक्ष्मी नारायण लाल जी के जीवन के बारे में यदि बात करें, इनके जन्म स्थान और इनकी जन्म तिथि की बात करें, तो देखिए, इनका जन्म हुआ 1927 ईस्वी में। कहाँ हुआ? जलालपुर में हुआ। अब ये जलालपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई।
और मृत्यु स्थान की बात सामान्यतः अपन नहीं करते क्योंकि व्यक्ति जन्म भूमि में ही निवास करता है, परंतु ये जन्म भूमि बाद में छोड़ चुके थे और दिल्ली आकर रहने लग गए थे, तो इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है। इनकी प्रसिद्धि की यदि बात करें तो इनकी प्रसिद्धि किस रूप में मानी जाती है? एक नाटककार के रूप में मानी जाती है। तो इनके पहले नाटक की बात करें तो इनका पहला नाटक माना जाता है अंधा कुआं, जो अत्यंत प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। और मैंने आपको कहा कि नाटक और एकांकी तो लिखते ही लिखते थे, साथ साथ ये उपन्यास और कहानियां भी लिखते थे। तो इनके यदि पहले उपन्यास की बात करें तो इन्होंने पहला उपन्यास लिखा था धरती की आंखें। धरती की आंखें इनके द्वारा रचित पहला उपन्यास माना जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बात करते हैं इनके द्वारा रचित कुछ प्रमुख रचनाओं की। तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की और जो नाटक लिखे, उपन्यास लिखे या कहानियां लिखी, तो उनमें कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं इनकी मानी जाती हैं, उनके संबंध में अब अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, जाहिर सी बात है इनकी प्रसिद्धि नाटककार के रूप में थी, तो इनकी नाट्य रचनाओं की बात करते हैं। तो इन्होंने नाटक कौन कौन से लिखे थे? पहला नाटक अभी अपनों ने देखा, इनका नाटक था अंधा कुआं। ठीक है, अंधा कुआं। और उसके बाद इनका एक नाटक था मादा कैक्टस। मादा कैक्टस। और इनके नाटकों की बात करें तो एक इनका नाटक माना जाता है सुंदर रूप। सुंदर रूप इनका माना जाता है। इसके साथ साथ यदि अपन बात करें तो रात रानी भी इनका एक नाटक माना जाता है। रात रानी के साथ साथ इन्होंने एक नाटक दर्पण भी लिखा था। इसके साथ साथ इनका एक नाटक माना जाता है दूसरा दरवाजा। द से ही दूसरा दरवाजा याद हो जाएगा। और उसके बाद यदि अपन और नाट्य रचनाओं की बात करें तो अब्दुल्ला दीवानो। अब्दुल्ला दीवानो इनका महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है। इसके साथ साथ राम की लड़ाई भी इन्होंने एक नाटक लिखा था। और एक नाटक इनका माना जाता है नाटक तोता मैना। तोता मैना। और इसके साथ साथ इनका एक नाटक माना जाता है लंका कांड। अब आप यूं सोच रहे होंगे कि भाई बहुत ज्यादा बता दिए। देखिए बहुत सारे नाटक लिखे थे। ये एक ऐसे लेखक है जिनकी रचनाएं बहुत ज्यादा मिलती हैं, परंतु यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक लिखवाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक इनके आपको बताए हैं। अंधा कुआं तो पहला है। तो अंधा कुआं में माता कैक्टस रहती थी, याद हो जाएगा, जो बहुत ही सुंदर थी। रात रानी मतलब रात को खिलती थी या रात को प्रसन्न रहती थी। उसके बाद द से दर्पण दूसरा दरवाजा हो गया। और फिर अब्दुल्ला दीवानो, इसमें भी द की प्रधानता है, तो दर्पण दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवानो हो गया। राम की लड़ाई क्या थी? लंका कांड थी। और तोता मैना को यहाँ पर आप कर सकते हो कि अंधा कुआं, मादा कैक्टस और तोता मैना बहुत ही सुंदर लगते थे। तो इस तरीके से आप इनकी नाट्य रचनाओं को याद कर सकते हो। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बढ़ते हैं इनके आगे की रचनाएं, इनके एकांकी देखते हैं, इनके उपन्यास देखते हैं और इनकी अन्य रचनाओं की अपन बात करते हैं। ये इनके महत्वपूर्ण नाटक है, हालांकि इनकी नाट्य रचनाएं बहुत अधिक मानी जाती है। अब अपन बात करते हैं इनकी कुछ प्रमुख एकांकियों को। एकांकी इनके कम माने जाते हैं। यदि एकांकी की बात करें तो इनका एकांकी एक तो माना जाता है मेरे श्रेष्ठ एकांकी। मेरे श्रेष्ठ एकांकी इस नाम से इनका एक संग्रह प्रकाशित हुआ था। इसके साथ साथ इन्होंने लिखा था ताजमहल के आंसू। ताजमहल के आंसू भी लिखा था। एक लिखा था पर्वत के पीछे। पर्वत के
पीछे इनका महत्वपूर्ण एकांकी माना जाता है। और एक लिखा था नाटक बहुरूपी। वैसे तो और भी माने जाते हैं, परंतु महत्वपूर्ण एकांकियां इतनी सी है जो आपके लिए पर्याप्त रहेगी। हाँ, एक बार आप इनको देख लीजिए। मेरे श्रेष्ठ एकांकी, पर्वत के पीछे। देखिए, एक व्यक्ति है, वो अनेक रूप निभाता है, अनेक प्रकार के जो अभिनय करता है, तो वो अनेक रूप दिखाता है। पर्वत के पीछे हो गया और ताजमहल के आंसू, ये चीजें होगी। अब अपन इनकी कहानियों की बात करें, कहानी रचनाओं की बात करें, तो इनकी कहानियां हैं। एक तो न आने वाला कल, उसके बाद एक बूंद जल, एक बूंद जल, और एक इनका माना जाता, एक इनकी कहानी मानी जाती है लेडी डॉक्टर। बस 3 कहानियां याद कर लो, बहुत है। ये ही अत्यंत महत्वपूर्ण कहानियां हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया कि इनकी और भी बहुत रचनाएं, यदि अपन इनकी कहानियों में भी बात करें तो डाकू आए थे, ये भी इनकी कहानी मानी जाती है, आए थे। और जैसे श्रेष्ठ एकांकी हैं, तो वैसे ही इन्होंने मेरी प्रतिनिधि कहानी भी लिखा था। मेरी प्रतिनिधि कहानियां, इस नाम से इनका एक संग्रह भी मिलता है। तो इस प्रकार से बहुत है, परंतु यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि ये 3 अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये यदि आप अच्छे से याद कर लेते हो तो आपका काम निकल जाएगा। तो यहाँ पर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप बाद में अपने रजिस्टर में उतार सको। मेरे श्रेष्ठ एकांकी, ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरूपी, ये इनकी प्रमुख एकांकी रचना मानी जाती है। और इनकी कहानियों की बात करें तो न आने वाला कल, एक बूंद जल, लेडी डॉक्टर, और इसके साथ साथ डाकू आए थे, मेरी प्रतिनिधि कहानियां इनकी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक है, इनकी 2-3 औपन्यासिक रचनाएं अपन याद कर लेंगे, बहुत होगी। तो इनकी औपन्यासिक रचनाओं की यदि अपन बात करें तो इन्होंने जो उपन्यास लिखे थे, एक तो अपन देख चुके हैं, कौन सा, धरती की आंखें, इनका पहला उपन्यास माना जाता है। और इसके साथ साथ दूसरे उपन्यास की यदि बात करें तो बया एक पक्षी होता है, बया का घोंसला और सांप, और एक इनका उपन्यास है काले फूल का पौधा। देखिए, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। सांप कैसा होता है, काले रंग का होता है, तो काले फूल का पौधा आप इस प्रकार से याद रख लेंगे। और एक इनकी औपन्यासिक रचना है जो बहुत ही सुंदर मानी जाती है, जो अपन छोटे थे तब खेलते थे, हरा समंदर गोपी चंदर। तो हरा समंदर गोपी चंदर के नाम से और इनका एक उपन्यास भी मिलता है। इतने याद कर लीजिए, बहुत है। ये इनकी औपन्यासिक रचनाएं मानी जाती है। तो जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इनकी जो प्रसिद्धि है या इनकी रचनाओं में यदि अपन बात करें तो इन्होंने कहानियां भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं, और साथ साथ नाटक भी लिखे हैं, एकांकी भी लिखे हैं, समीक्षा ग्रंथ भी लिखे हैं। तो अपनों ने बाकी तो सब देख लिए। समीक्षा ग्रंथों की यदि बात करें तो इन्होंने है वो समीक्षा ग्रंथों में अपन 2 को देख लेते हैं, बहुत है। तो रंगमंच और नाटक की भूमिका नाम से इनका एक समीक्षा मिलता है, समीक्षा ग्रंथ या समीक्षात्मक रचना मिलती है। दूसरी यदि बात करें तो हिंदी कहानी शिल्प, वैसे किताबों में विधि का विकास मिलता है, परंतु सही विधा होगा, कहानी शिल्प विधा का विकास नाम से इनका एक समीक्षा लेख मिलता है या समीक्षात्मक रचना मिलती है। तो इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और उसके बाद अंत में अपन बात करते हैं इन्हें मिले हुए कुछ सम्मानों की। इन्हें
जो सम्मान प्राप्त हुए, इन्हें जो पुरस्कार प्राप्त हुए, उनकी अपन यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए इनकी रचना यदि देखें तो बहुत ज्यादा है। इनका रचनात्मक क्षेत्र जो है वो विशालता लिए हुए नहीं, विविधता लिए हुए भी है। परंतु पुरस्कारों की यदि बात करें तो इन्हें 3 ही सम्मान मिले थे। कौन से? एक तो साहित्य परिषद का सम्मान मिला था, साहित्य परिषद द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था, और यदि अपन बात करें हिंदी के क्षेत्र में तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार देती है वो उच्च सम्मान माना जाता है, तो इन्हें साहित्य अकादमी का सम्मान भी मिल चुका था। और इसके साथ साथ हिंदी अकादमी ने भी इन्हें, और जो साहित्य परिषद है ना, इसने संगीत के क्षेत्र में, या संगीत साहित्य परिषद है, उसने पुरस्कृत किया था और श्रेष्ठ नाटककार के लिए पुरस्कृत किया था। नाटककार, ये श्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं ना, तो श्रेष्ठ नाटककार का, अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मान लीजिए एक संस्था है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, तो उसका नाम तो नाटक का है, परंतु वो जब पुरस्कार अनाउंस करती है, जब वो पुरस्कृत करती है, तो वो विभिन्न क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट लेखक होते हैं उन सभी को पुरस्कृत करती है, सम्मानित करती है। जैसे कहानी के क्षेत्र में जो सबसे अधिक अच्छा काम कर रहा है उसको, नाटक के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में, तो हर एक क्षेत्र में पुरस्कृत किया जाता है। तो यहाँ पर भी संगीत साहित्य परिषद है, ये संगीत में ही नहीं, नाटककारों को, उपन्यासकारों को, सभी को सम्मानित करती है। और इसने सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में लक्ष्मी नारायण लाल को सम्मानित किया था। और यहाँ पर हिंदी जो अकादमी है उसने भी इन्हें सम्मान दिया था या सम्मानित किया था। तो ये तो यहाँ पर अपन मान सकते हैं कि इनके प्रमुख सम्मान थे, इनको पुरस्कृत किया गया था। 3 ही सम्मान है, हालांकि रचना क्षेत्र बहुत ज्यादा विशाल है, मैंने आपको बहुत ही थोड़ा और जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो ही चीज बताई है। 27 से 87 तक के जीवन काल वाले लक्ष्मी नारायण लाल ने नाटक लिखे, एकांकियां लिखे, समीक्षा ग्रंथ लिखे, उपन्यास लिखे, कहानियां भी लिखी, और इन सभी के लिए, या इन सभी में यदि प्रसिद्धि देखें तो नाटकों के क्षेत्र में मानी जाती है, और इन्हें विभिन्न सम्मान भी प्राप्त हुए। तो ये था इनका परिचय, और अगली क्लास में मिलते हैं इनकी रचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।